बचपन में कितना सही था ना। कलरफुल बुक्स होती हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं जिनसे हमें कंसेप्ट और प्रिंसिपल ईजिली समझ आ जाते हैं। पर जब कॉलेज में हमें एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल समझने होते हैं, तब ये सब कुछ नहीं मिलता। तब मिलता है ये। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आई कॉन्टैक्ट क्लैट प्रेप। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 मेजर केस लॉस के बारे में देखेंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में। मतलब इस एक्ट को बनाया था ब्रिटिशर्स ने। और इस एक्ट को बनाते वक्त उनके पास इंस्पिरेशन के लिए क्या था? इंग्लैंड में जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग केसेस हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लैंडमार्क केसेस हैं, वो मोस्टली इंग्लिश केसेस हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो पहले पहले केस में मैं मेरे दोस्त को फोन करता हूं और उसे कहता हूं कि हेलो, हाँ भाई, आज शाम को मैं 7 बजे आऊंगा, दोनों भाई साथ में बाहर खाना खाने जाएंगे। बट मैं नहीं जाता हूं। और दूसरे केस में मैं मेरे कस्टमर से ये बोल देता हूं कि सर मैं 3 दिन में आपको ऑर्डर डिलीवर करा दूंगा, बट मैं नहीं करा पाता हूं। तो अब आप मुझे बताओ पहले कि इन दोनों केस में से कौन सा केस कॉन्ट्रैक्ट होगा और किस केस में मेरी ये लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि मैं मेरे पार्ट का प्रॉमिस फुलफिल करूं। यही डिस्कशन हुआ था बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में। तो अब सेम सरनेम किनका होता है? या तो हस्बैंड वाइफ का या भाई बहन का। तो ये केस है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ रहने वाले होते हैं सीलोन के, मतलब श्रीलंका के। और छुट्टियों पर वो कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड आए होते हैं। तो जब छुट्टियां खत्म होने का टाइम आ रहा होता है और इंग्लैंड से सीलोन जब वापसी आने का टाइम आ रहा होता है, तो उस टाइम पर वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उनको डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि अभी आप सीलोन मत ट्रेवल करो और यहीं इंग्लैंड में बने रहो। बट क्योंकि हस्बैंड को काम होता है, तो वो तो सिलोन आ जाते हैं और वाइफ इंग्लैंड में ही बनी रहती है। इसी बात पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि मिस्टर बाल्फर हर महीने मिसेस बाल्फर को एज अलाउंस, एज मेंटेनेंस 30 पाउंड्स भेजा करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है कि मिस्टर बाल्फर मिसेस बाल्फर को हर महीने 30 पाउंड्स भेजा करेंगे एज मंथली अलाउंस, ये थोड़े टाइम तक तो चलता है, थोड़े दिनों तक चलता है। बट उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और फिर बाद में इनका सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर बाल्फर जो मिसेस बाल्फर को 30 पाउंड्स भेजा करते थे हर महीने, वो भेजना बंद कर देते हैं। और मिसेस बाल्फर फिर ये केस फाइल करती हैं बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। किस लिए फाइल करती है? ये 30 पाउंड्स का अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, ये मेरे पहले एग्जाम्पल से ज्यादा रिलेट कर रहा है या मेरे सेकंड एग्जाम्पल से ज्यादा रिलेट कर रहा है? और कोर्ट ने क्या कहा ये भी देखते हैं। कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और लॉर्ड एटकिन ने यह कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट हो सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो सारे अग्रीमेंट, वो सारे अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। और कोई भी पर्सन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस, ये नहीं कहेगा कि ये जो अग्रीमेंट था मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और लॉर्ड एटकिन ने यह कहा कि दो लोगों के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो सारे अग्रीमेंट, सारे अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो। और कोई भी पर्सन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस, ये नहीं कहेगा कि मिस्टर और मिसेस बाल्फर के बीच में जो ये अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, दोस्तों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी अरेंजमेंट होते हैं, जरूरी नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट या ऐसे अग्रीमेंट एंटर करते वक्त उनका ये इंटेंशन नहीं होता कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। बात और, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहीं पर भी नहीं कहता कि ऑफर करते वक्त, एक्सेप्टेंस करते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन एंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए। पर इंग्लिश लॉ इस चीज पर बहुत सेटल्ड है, इस पॉइंट पर बहुत सॉर्टेड है और ये साफ साफ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। और इसी सब्जेक्ट मैटर का, इसी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का लैंडमार्क केस है ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर। दूसरा केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, जो रिलेट करता है कम्युनिकेशन के टॉपिक से। पर इससे पहले भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्विमिंग पूल है और मैं ये कहता हूं कि कोई भी इंसान अगर इस स्विमिंग पूल को 10 मिनट में पूरा पार कर लेता है, तो मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा। अब क्या होता है कि इसी स्विमिंग पूल के पास ये ए और बी दो दोस्त रहते हैं जिन्होंने मेरा ऑफर नहीं सुना होता है। अब ये आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। इसी मस्ती के दौरान क्या होता है कि ए बी को पानी में धक्का दे देता है और बी अपनी जान बचाने के लिए इस पूल को 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे बी को 10,000 रुपए देने होंगे? चलिए जानते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस से। तो सबसे पहले इस केस में पार्टीज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले लालमन शुक्ला, ये है हमारे प्लेंटिफ, मींस इन्होंने केस फाइल किया था। और गौरी दत्त,
ये है हमारे डिफेंडेंट, मीन्स इनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था। ठीक है, ये जो लालमन शुक्ला है ये गौरी दत्त के सर्वेंट भी हैं, तो यहाँ पे मैं एस मार्क कर देता हूँ, एक सर्वेंट है। ठीक है, तो लालमन शुक्ला ये प्लेंटिफ हो गए, गौरी दत्त ये डिफेंडेंट हो गए, और लालमन शुक्ला इनके सर्वेंट भी हैं, गौरी दत्त के सर्वेंट भी हैं। अब इस केस में क्या होता है कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो घर छोड़कर भाग जाता है, तो गौरी दत्त लालमन शुक्ला को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जाओ तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओ। और लालमन शुक्ला के जाने के बाद ही गौरी दत्त बहुत सारे पैम्फलेट्स बंटवा देते हैं और ये अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि जो भी उनका नेफ्यू ढूंढ कर लेकर आएगा उसको वो 501 रुपए का इनाम देंगे। अब इन सब से अनजान लालमन शुक्ला थोड़ी देर बाद नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता है और गौरी दत्त को इन्फॉर्म भी कर देता है। अब क्या होता है कि ढूंढ कर लाने के बाद, इन्फॉर्म करने के बाद लालमन शुक्ला को इस रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है और वो ये क्लेम करना चाहते हैं, और इसी रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए वो ये केस फाइल करते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और जस्टिस बनर्जी ने यह कहा कि आप ये रिवॉर्ड तभी क्लेम कर सकते हो जब आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, पर जब आपको ऑफर की कोई नॉलेज ही नहीं थी तो आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? जब एक्सेप्ट नहीं हो सकता तो फिर आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो आप क्या क्लेम करना चाह रहे हो? मतलब देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस, देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ एन ऑफर। अच्छा, जनरली पब्लिकली जब भी कोई ऑफर आता है, कोई रिवॉर्ड आता है, तो अगर आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर लो तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। बट इस केस में एक डिफरेंस था। ये रिवॉर्ड आपको कब मिलेगा? जब आप नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओगे तब। पर नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आना तो लालमन शुक्ला की एज अ सर्वेंट ड्यूटी भी था। तो अगर वो नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं तो वो ऑफर का फुलफिलमेंट नहीं होगा, बल्कि उनकी एज अ सर्वेंट ड्यूटी का फुलफिलमेंट होगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस से हमने क्या जाना कि नॉलेज ऑफ द ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। अब अगला केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का, पर उससे पहले भी एक केस देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, पर उससे पहले भी एक केस देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक शैम्पू कंपनी है और वो ये कहती है कि अगर आप हमारा शैम्पू यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा, बट अगर आपको उसके बाद भी हेयर फॉल होता है तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। अब क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी को नोट लिखेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या कोई भी ऐसा करेगा? चलिए जानते हैं इसका आंसर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस से। तो इस केस में कार्लिल प्लेंटिफ होता है और कार्बोलिक स्मोक बॉल डिफेंडेंट होते हैं। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकालती है कि अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट, कार्बोलिक स्मोक बॉल उनका एक प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी उसका यूसेज डिस्क्रिप्शन बाय डिस्क्रिप्शन करेगा तो उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी होती है और वो ये एडवर्टीजमेंट निकालती है कि अगर कोई भी, कार्बोलिक स्मोक बॉल उनका एक प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी उनका ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज करेगा और अगर उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या ऐसी कोई बीमारी को वो कांटेक्ट करता है तो वो उसे 100 पाउंड्स देंगे। और अपने इस एड में अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए वो ये भी कहते हैं कि हमने अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा करा के रख दिए हैं। अब क्या होता है कि कार्लिल उनके इस एडवर्टीजमेंट को देखकर कार्बोलिक स्मोक बॉल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज करना स्टार्ट करती है, पर इसके बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो वो कंपनी से ये रिवॉर्ड, ये 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड क्लेम करती है और ये केस फाइल होता है फिर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का। अब आपको लालमन शुक्ला का केस भी पता है और शैम्पू वाला एग्जाम्पल भी पता है, तो अब आप मुझे बताइए इस केस में क्या होगा। चलिए आपकी हेल्प करने के लिए इस केस में डिफेंडेंट ने कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट रखे कि उन्हें यह रिवॉर्ड क्यों नहीं देना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा ये जो ऑफर है ये एक बहुत ही वेग ऑफर है, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं सेट किया गया था कि कब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, कब तक आप डिजीज कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कब तक नहीं कर सकते हो। तो कंपनी का ये कहना था कि एक बहुत ही वेग एडवर्टीजमेंट था, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारा प्लेंटिफ के साथ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, ये तो सिर्फ एक पफिंग एडवर्टीजमेंट था ऑडियंस गैदर करने के लिए। इस एड में ना कोई सीरियसनेस था, ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करने का कोई इरादा था। तीसरा आर्गुमेंट देते हुए कंपनी ने यह कहा कि हमारा ये जो ऑफर था ये किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं था, और ना ही प्लेंटिफ ने अपनी एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट किया, और ना ही हमारे लिए इसमें कोई कंसिडरेशन है। तो इन्हीं तीन आर्गुमेंट के बेसिस पे कंपनी ने यह कहा कि हमें प्लेंटिफ को रिवॉर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोर्ट ने क्या कहा ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा कि ये कोई वेग ऑफर नहीं, ये एक डेफिनेट ऑफर है। कंपनी ही ये खुद क्लेम कर रही है
कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा कार्बोलिक स्मोक बॉल प्रोडक्ट यूज़ करके आपको कोई भी बीमारी, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, इसके अराउंड की कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर होती है तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। तो ये कोई वेग ऑफर नहीं, बल्कि ये एक डेफिनिट ऑफर है। दूसरा कोर्ट ने कहा कि आप ही ने ऐड में कहा है कि हमने 1000 पाउंड्स अलायंस बैंक में जमा करा के रख दूसरा कोर्ट ने कहा कि आप ही ने ये ऐड में कहा है कि हमने अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा करा के रखे हैं, तो अपने ऐड में ये मेंशन करना आपकी सीरियसनेस इस कैंपेन में दिखाता है, तो अब आप इसे एक पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कह सकते। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है कि लोग उनका प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, लोग कैसे डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कंपनी की प्रॉब्लम है, इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? जब आपने ऑफर दिया, रिवॉर्ड दिया, तो यू वांटेड पीपल टू एक्ट ऑन इट। अब अगर ये एसर्टेन करने में कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कंपनी की प्रॉब्लम है, कोर्ट और लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, और इस केस का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये था कि जनरली जब भी आपको कोई ऑफर मिलता है, तो आपको उस ऑफर को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना होता है, बट अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट भी करना होता है। बट अगर किसी पर्सन ने अपने ऑफर में या प्रपोजल में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये मेंशन कर दिया है कि अगर आप ऑफर या प्रपोजल में दी गई सारी कंडीशंस को आप परफॉर्म कर देते हो, तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ऑफर की कंडीशंस को ही परफॉर्म कर दो, तो वही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, और इस केस में आपको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में यह कहा गया कि अगर आप किसी ऑफर की कंडीशंस को ही एक्सेप्ट कर देते हो, उन कंडीशंस को पूरा कर देते हो, तो आपको वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस केस में प्लेंटिफ को उनका रिवॉर्ड मिलेगा, और मिल भी गया था। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपके काम का भी हो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल आई क्वांटा लॉ प्रेप।